हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 133। अब आगे। अब डॉक्टर अरमान की बात सुनकर थर थर कांपने लगे थे और घबराते हुए बोलते, नहीं नहीं सिंघानिया साहब, आप ऐसा मत कीजिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर ध्रुव भी मैडम की सर्जरी कर रहे हैं। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये बोलते अरमान थोड़ा सा ढीला पड़ा था, क्योंकि उसे ध्रुव के टैलेंट पर पूरा का पूरा यकीन था। वही आस्था ने जैसे ये सुना कि ध्रुव सर्जरी कर रहा है, तब उसे भी थोड़ा बेटर लगा और वह तुरंत डॉक्टर के पास आकर बोलती, क्या हम भी वहां जा सकते हैं? तब डॉक्टर बोलते, नहीं अब वहां नहीं जा सकती हैं, इस तरह से सर्जरी में डिस्टर्ब हो सकता है और सर्जरी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तब आस्था बोलती, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं बस इस वक्त रश्मि दीदी को देखना चाहती हूँ। जब तक मैं उन्हें ठीक ठाक नहीं देख लेती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। तब दादाजी वहां आ गए और आस्था के सर पर हाथ रखकर बोलते, बेटी मुझे लगता है कि डॉक्टर अभी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अगर तुम इस तरह से वहां जाओगी तो ध्रुव का ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, तो तुम थोड़ी देर इंतजार करो, वैसे सर्जरी शुरू ही हो चुकी है और अब देखते हैं कितना वक्त लगता है सर्जरी खत्म होने में। बस तुम कान्हा जी से प्रार्थना करो कि बस सब ठीक और वह बच्ची ठीक हो जाए। ऐसा बोलकर दादाजी का गला भी भर आया। तब आस्था दादाजी की बात मानकर एक तरफ जाकर बैठ गई थी। वहीं अरमान आस्था की आंखों में आए आंसुओं को देख रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन उसे आस्था की आंखों में आए आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि अरमान का मानना था कि अगर आस्था की आंखों में आंसू भी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आए, किसी और वजह से नहीं। इसीलिए वह आस्था को घूरते हुए देख रहा था। वही आस्था को जैसे ही अपने जिस्म में गर्मी का एहसास हुआ और उसने अपने सामने अरमान को उसे घूरते हुए पाया, अल्पविराम वह हैरानी से उसकी ओर देखती है और नासमझी में बोलती, अब क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया तो फिर ये राक्षस कुमार हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? तभी अरमान ने आंखों में आस्था को अपने पास बुलाने लगा। अब आस्था को समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सब मौजूद थे और अरमान उसे अपने पास बुला रहा था। तब आस्था ने हिम्मत ही नहीं कि वो उठकर अरमान के पास जा सके और उसने अपनी नज़रें अरमान पर से हटा ली थी और दादाजी की ओर देखने लगी थी। अब अरमान ये देखकर पूरी तरह से तमतमा उठा था, क्योंकि वो उसने आस्था को पहले ही समझाया था कि उसे उसकी हर बात माननी होगी और किसी भी कीमत पर वह से इग्नोर नहीं कर सकती है। लेकिन अस्पताल में अरमान उसे अपने पास बुला रहा था, तो इसीलिए आस्था ने उसे इग्नोर किया। लेकिन अरमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह तुरंत उसके पास गया और ऑर्डर देते हुए बोलता, आफत उठो, चलो मेरे साथ। अब सब हैरानी से अरमान की ओर देखने लगे थे कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में अरमान आस्था को लेकर कहाँ जा रहा है। तब दादाजी बोलते, लेकिन बेटा कहाँ जा रहे हो? बहू को लेकर अभी रश्मि बेटी की सर्जरी चल रही है। तब अरमान बोलता, वो दादाजी इसकी दवाइयाँ का टाइम हो गया है, अस्पताल की कैंटीन से कुछ खिलाकर इसे दवाई देकर वापस लेकर आता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, दादाजी हल्का से मुस्कुराते हुए और बोलते, हाँ हाँ बेटा, शाबाश, लेकर जाओ। ध्यान रखो इसका, अगर यह बच्ची बीमार रहेगी तो रश्मि बेटी का ख्याल कौन रखेगा? कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दादाजी ने आस्था को अरमान के साथ भेज दिया था। लेकिन अब आस्था की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से अरमान ने ये कहा था कि इस दवाई दिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो वह समझ चुकी थी कि अरमान अब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। तब सुमित अरमान के पास आया और रिएक्ट करते हुए बोला, वेरी गुड अरमान, अच्छा लगा कि तुम्हें आस्था की फिक्र हुई। जाओ, ले जाओ और इसे दवाई देकर यहाँ ले आओ।
वैसे भी यहाँ रहेगी तो स्ट्रेस लेती रहेगी और इसका स्ट्रेस से दूर रहना काफी ज्यादा जरूरी है, ऐसा बोलकर सुमित ने भी आस्था को वहां से जाने के लिए कहा था। अब तो आस्था सबकी और बेचारगी से देखते हुए जल्द ही अरमान के पीछे पीछे जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कैंटीन में जा पाती, अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा हॉस्पिटल का EVIP रूम में ले गया। वहां ले जाकर उसने आस्था को सीधा बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब तो आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह बोलती कि आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कैसे? आप हमें यहाँ क्यों ले? हमें आप भूल रहे हैं रश्मि दीदी की तबीयत कितनी खराब है, हमें वहाँ होना चाहिए। तभी अरमान बोलता, आई डोंट केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैंने जब तुम्हें अपने पास बुलाया तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मिस आफात अब गलती की है तो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, इसके सजा तो मिलेगी ना? जब तक तुम्हें सजा नहीं दे देता तुम तब तक वहाँ कैसे जाओगी? ऐसा बोलकर अरमान ने जल्द ही अपने होठों को आस्था के होठों को गिरफ्त में ले लिया था और पेशेंटली किस करने लगा था। आस्था तो फ्रिज हो चुकी थी क्योंकि इस वक्त वो रश्मि के पास रहना चाहती थी। लेकिन अरमान का इस तरह का बर्ताव उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तोड़ रहा था और सोचने लगी कि क्या इस इंसान को किसी की फीलिंग की, किसी की मौत, जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, जो यह इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। आखिर क्या है इस इंसान के दिल में? लेकिन उस वक्त अरमान काफी ज्यादा पैसेनेट हो चुका था और कितनी देर तक आस्था के होठों को चूमने के बाद उसने उसे छोड़ा था। आस्था के ऑलमोस्ट सांस पूरी तरह से खींच गई थी। उसे नॉर्मल होने में 5 से 10 मिनट लगे थे। तब अरमान ने उसे पानी पिलाया और बोलता, याद रखना मिसेज आफत सिंघानिया, अगर तुमने कभी भी मुझे इग्नोर करने की कोशिश की और मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मेरी बात ना मानने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं अपनी चीजों की हिफाजत बहुत अच्छे से करता हूँ, समझे तुम? और मेरी चीज मुझे इग्नोर करे तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब चलो उठो फटाफट, रश्मि का ट्रीटमेंट हो गया होगा, ध्रुव बाहर आता ही होगा, चलो अब जाकर वहां बैठते हैं। आस्था को ये बोलकर अरमान जल्दी ही वहां से निकल गया था। लेकिन अब आस्था की आंखों से आंसू बह निकले थे क्योंकि अरमान का ऐसा बर्ताव उसे अंदर ही अंदर तोड़ गया था। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान हॉस्पिटल में उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। अब तो उसे अरमान के सनकीपन से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वह सोच रही थी कि वह कैसे इस इंसान की कैद से निकलेगी। बस एक बार रश्मि ठीक हो जाए उसके बाद वह कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलने के बारे में सोचेगी, क्योंकि जिस तरह से दिन पर दिन अरमान का बर्ताव उसे लेकर बदल रहा था तो ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह जल्दी ही अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करने के बाद अपने होठों को हल्के से अपने दुपट्टे से पोंछने के बाद आस्था ने थोड़े से पानी की छींटे अपने मुंह पर मारती है और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वह एक बार फिर दादाजी के साथ आकर बैठ गई थी। आस्था ने अपना सर झुका रखा था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपना सर उठाकर बाकी सबको देख सके। वही अरमान बस गहरी नजरों से एक बार फिर आस्था को देखता रहा। तभी ध्रुव और बाकी की टीम बाहर आई। आकाश तुरंत ध्रुव के पास गया और बोलता, क्या हुआ, रश्मि कैसी है? तब ध्रुव आकाश कंधे पर हाथ रख कर बोलता कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है भाई, आप फिक्र मत कीजिए। रश्मि दीदी अब बिल्कुल ठीक है, कुछ घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा। बस हाँ, ब्लड लॉस थोड़ा ज्यादा हुआ है तो जिसकी वजह से उनके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है, बट आई होप वह कुछ दिनों तक प्रॉपर्ली बेड रेस्ट करें, उसके बाद वह प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे। अब जैसे ही ध्रुव
ने बाहर आकर रश्मि की सारी इन्फॉर्मेशन दी और यह बोलता है कि रश्मि अब ठीक है। तब आस्था की जान में जान आई। वही आकाश ने तो ध्रुव को गले से लगा लिया था और ध्रुव मुस्कुरा उठा, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब आकाश ने आगे बढ़कर यूं इस तरह से ध्रुव को गले से लगाया था। वरना आहान और ध्रुव ही आकाश, सुमित और अरमान से चिपका करते थे। उन्होंने कभी इस तरह से उन्हें गले से नहीं लगाया था, लेकिन आज इस तरह से गले से लगने पर ध्रुव को काफी अच्छा लगा था। अब आस्था भी ध्रुव को धन्यवाद कहना चाहती थी, इसलिए वह भी ध्रुव के पास गई थी और अपना हाथ आगे बढ़कर बोलती, बहुत 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 धन्यवाद आपका ध्रुव जी के, आपने हमारी रश्मि दीदी को ठीक कर दिया। आप नहीं जानते कि हम कितना परेशान हो गए थे। ऐसा बोलकर आस्था ने अपने नन्हा सा हाथ ध्रुव के आगे बढ़ा दिया और ध्रुव ने जल्द ही आस्था का हाथ थाम लिया था। लेकिन अरमान की नजरें इस वक्त आस्था के उसे हाथ पर थी जिसे ध्रुव ने थाम रखा था और हल्की सी स्माइल के साथ वह ध्रुव से बातें कर रही थी। ये बात अरमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक अरमान ने अपना सीधा हाथ का पंच बनाकर हॉस्पिटल की दीवार पर दे मारा था और इतना तेज घूंसा मारा था जिसकी आवाज सबके कानों तक गई थी। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, दादाजी और आस्था ने जैसे ही यह आवाज सुनी वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगे थे और जल्दी ही उनकी नजर अरमान पर पड़ती है जिसे दीवार पर घुसा खींच कर दे मारा था। और अरमान के ऐसा करने पर आस्था काफी हद तक हैरान हो चुकी थी और उसे समझ में आ गया कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। अरमान के हाथों से उस वक्त काफी खून बह रहा था। ध्रुव तुरंत परेशान हो गया और घबराते हुए बोलता, भाई ये क्या हुआ? ये आप क्या करते रहते हैं? क्यों? कहाँ का गुस्सा? आप कहाँ उतरते हैं? किस बात का गुस्सा था? आखिरकार आपको ऐसा बोलकर ध्रुव अरमान को थोड़ा सा डांटने लगा था। वह तो हालांकि प्यार से डांट रहा था, लेकिन अरमान की इंटेंस नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही टिकी हुई थी। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये अरमान को क्या हो गया। कुछ देर बाद ध्रुव ने अरमान के हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी, लेकिन अरमान अभी भी कंटिन्यूअसली आस्था की ओर ही देखे जा रहा था। आस्था की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अरमान के पास जाकर उसके हाल चाल पूछ सके। तब दादाजी आस्था के पास आए और समझाते हुए बोलते, बेटा एक काम करो, रश्मि के पास हम सब है। यहाँ पर तुम एक काम करो, अरमान के हाथ में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई। यह हालांकि ध्रुव ने स्ट्रेचिंग कर दी है, लेकिन फिर भी उसे आराम की सख्त जरूरत है। वह कभी भी खुद से आराम नहीं करेगा। एक काम करो, तुम उसे घर ले जाओ और उसे दवाई वगैरह दे देना, ठीक है? और जैसे ही रश्मि को होश आएगा हम तुम्हें फोन करके खुद इन्फॉर्म करेंगे। तब आस्था थोड़ी सी हकलाई हुई आवाज में बोलती है, लेकिन दादाजी यह सब क्या क्या हुआ? उन्हें चोट कैसे? तब दादाजी बोलते, अरे मेरा बच्चा क्या बताओ, ये बहुत ज्यादा सरफिरा है, गुस्सा आ गया होगा, किसी ना किसी की बात पर गुस्सा, या फिर कोई डील नहीं मिली होगी, इसके ऑफिस के किसी स्टाफ ने कोई गलती कर दी होगी। जब भी कोई इसके सामने गलती कर देता है तो ये सजा खुद को ही देता है। ये बचपन से ही ये ऐसा ही है। अब लेकिन मेरी बेटी आ गई है ना, वह सब संभाल लेगी। कहीं ना कहीं दादाजी आस्था की ओर देखते हुए उसे अरमान के बारे में बता रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दादाजी को तो यही लग रहा था कि हमेशा की तरह जरूर अरमान को किसी न किसी की बात पर उसे गुस्सा आ गया होगा, इसलिए गुस्सा खुद पर उतार लिया। लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त अरमान गुस्सा किसी की बात पर नहीं, बल्कि ध्रुव और आस्था के हाथ मिलाने पर आया था। तब आस्था बोलती, लेकिन दादाजी हम रश्मि दीदी को इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जबकि उन्हें अभी तक होश भी नहीं आया है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?
तब दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोलते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रश्मि बेटी को होश आएगा हम तुम्हें खुद फोन करके इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फिलहाल अरमान को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। शाबाश बच्चा, जाओ उसका ख्याल रखो। ऐसा बोलकर दादाजी अब आपको आस्था को वहां से जाने के लिए फोर्स करने लगे थे। अब आस्था के पास दादाजी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक बार और भीगी आंखों से इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखती हुई आस्था सर झुकाकर अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई। एपिसोड 134। अब आगे। अरमान ने एक नज़र आस्था की ओर देखकर अगले ही पल उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की ओर जाने लगा था। वहीं ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक से अरमान के इस तरह का बर्ताव करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। तभी सुमित ध्रुव के पास आकर उसे समझाते हुए बोलता है, आइंदा आस्था से हाथ मत मिलाना, जितना हो सके उससे दूर रहना। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। तब ध्रुव बोलता, लेकिन सुमित भैया ये तो गलत है, आप अरमान भाई को समझाते क्यों नहीं है। तब सुमित बोलता, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी आंखों में हमने आस्था के लिए जुनून देखा है और ना जाने यह जुनून अब क्या तबाही मचाएगा। कहीं ना कहीं सुमित यह सोचते हुए कहीं खो गया था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वह सभी बेसब्री से बस अब डॉक्टर रश्मि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक हेड नर्स जो कि रश्मि के कमरे में उसे एक इंजेक्शन देने के लिए जा रही थी, अचानक उसने सुमित को देखा और उसके पास आकर बोलती, सुमित सर आप यहाँ, हम आपको कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, आखिरकार आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब जैसे ही उस नर्स ने सुमित को देखकर यह बोलती है, सुमित हैरानी से उसकी ओर देखकर बोलता, कौन है आप और आप मुझे क्यों फोन कर रहे थे। तब नर्स बोलती, शायद आप भूल रहे हैं, आपने अपना एक पेशेंट यहाँ एडमिट करवाया है, उसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। अब जैसे ही सुमित ने ये सुना उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि जिस पेशेंट की वह बात कर रही थी उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि राधिका था, जिसे सुमित ने उसे छोटे से नर्सिंग होम से निकलकर एक बड़े से अस्पताल में एडमिट करवाया था और वह बड़ा हॉस्पिटल यही था और सुमित यह बात भूल गया था। तभी सुमित नर्स की ओर देखकर बोलता, बोलिए क्या कहना चाहती थी आप इस वक्त। सुमित और वह नर्स दोनों ही थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए थे तो किसी को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आकाश जो कि सुमित के पास ही था उसे आसानी से सारी बातें सुनाई दे रही थी। तब वह नर्स बोलती, वह हम आपको ये बताना चाहते थे कि आपकी जो पेशेंट है मिस राधिका, उनको 2 दिन पहले होश आया था, वह भी कुछ देर के लिए। क्या? जैसे ही सुमित ने ये सुना वह पूरी तरह से चौंक गया था और लाल सुर्ख आंखों से नर्स की ओर देखकर बोलता, अगर उसे होश आया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके होश में आने का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि सुमित राधिका को सजा देना चाहता था, राधिका को तड़पाना चाहता था। जिस तरह से राधिका की वजह से वह तड़पने पर मजबूर हुआ था। हालांकि राधिका ने तो सिर्फ सुमित को सच्चाई दिखाई थी, लेकिन सुमित को तो यही लगता था कि सिर्फ राधिका की वजह से आज उसकी मोहब्बत, उसका प्यार इस दुनिया में नहीं है। अगर राधिका उसे सारा सच नहीं दिखाती तो वह इसी गलतफहमी में रहता और चांदनी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता। फिलहाल अब उस नर्स की बातें सुनने के बाद सुमित जल्दी ही उसे वार्ड की तरफ बढ़ने लगा था जहां पर उसने राधिका को एडमिट करवाया था, और वही आकाश बस खोया खोया सा रश्मि के वार्ड की तरफ ही देखा जा रहा था। वह बस जल्द से जल्द रश्मि को होश में आते हुए देखना चाहता था। दूसरी ओर वही अरमान ने आस्था को सीधा गाड़ी में बिठा दिया था और खुद उसके बराबर में बैठ गया था।
और गाड़ी स्टार्ट हुई कि अरमान ने पार्टीशन ऑन कर दिए थे और आस्था को तुरंत खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था। आस्था घबराई घबराई सी अरमान की गोद में बैठी हुई थी और एक टक अरमान के उसे हाथ को देखे जा रही थी। जहां पर अरमान को खून निकला था, अरमान के करीब करीब दोनों ही हाथों में चोट लग गई थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं था। वेल, अब अरमान आस्था की ओर देखकर बोलता, आफत सिंघानिया, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें ध्रुव से हाथ नहीं मिलना चाहिए था। तब आस्था चंचलता से बोलती, लेकिन ध्रुव जी तो आपके दोस्त है ना, वो तो आपके भाइयों के जैसा है, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। तभी अरमान सर्द आंखों से आस्था की ओर देखकर बोलता, चाहे वह कोई भी हो, है तो वो एक लड़का ना, वह तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम ध्रुव से भी हाथ नहीं मिलाओगी, इनफैक्ट किसी से भी नहीं मिलाओगी। फिलहाल तुमने जो यह गलती की है और मुझे चोट लगने के बाद भी तुमने जो मुझे इग्नोर किया, इसके सजा भी तुम्हें मिलेगी। ऐसा बोलकर अरमान आस्था की ओर देखता हुआ तुरंत उसकी एक बार फिर उसकी गर्दन पर उसी जगह किस करने लगा था जिस जगह उसने कॉलेज जाते वक्त उसे किस किया था। अब आस्था पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी, ना तो अरमान को हटा पा रही थी और ना ही वो उसे किस करने से रोक पा रही थी। वेल, अरमान ने अपने पूरा सेटिस्फाइड किस करने के बाद ही आस्था को छोड़ा था और अभी आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि अरमान ने आस्था को किस करने के बाद अपना सर उसी के कंधे पर रख दिया और वह आराम से सो गया था। अभी आस्था पूरी हद तक शोक में थी कि यह क्या हुआ, अरमान को कैसे उठाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अरमान पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया था। आस्था का छोटा सा जिस्म उसका भार नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अरमान तो उस वक्त बेफिक्र होकर आस्था को किस करने के बाद सो गया था, क्योंकि ध्रुव ने जब अरमान की ड्रेसिंग की थी तब उसने उसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए उसे एक इंजेक्शन लगा दिया था, ताकि जिससे अरमान थोड़ा रिलैक्स हो और थोड़ी देर वह आराम कर सके। तो ये उसी इंजेक्शन का असर था कि अरमान आस्था को किस करने के बाद उसी के कंधे पर रखकर वह सो गया था। जल्दी ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी और रिस्पेक्ट से बोलता है, सर मेंशन आ गया है। अब आस्था चौंक गई कि अब वह क्या करे, क्योंकि अरमान तो सो गया है, वो उस उठाकर कैसे मेंशन के अंदर ले जाएगी, लेकिन वह इस तरह से अरमान को वहां भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि एक तो वो घायल था और आस्था इस तरह से किसी घायल के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए उसने ड्राइवर से बोलती कि आप अंदर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाकर ले आए, ताकि वह मिस्टर सिंघानिया को उठाकर उनके कमरे तक छोड़ आए। अभी जैसे ही आस्था ये बोलती, ड्राइवर ने उसकी बात मानी। जल्द ही वह ड्राइवर 4 से 5 हट्टे बॉडीगार्ड के साथ वहां आया था और उन्होंने आस्था की बात मानते हुए जल्दी ही वह अरमान को आस्था से अलग करने लगे थे। लेकिन नींद में भी अरमान ने आस्था पर अपनी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत रखे थी, इसलिए मजबूरन आस्था को भी गाड़ी से साथ उतरना पड़ा था। अरमान ने उसका हाथ जो कसकर पकड़ा हुआ था वह नहीं छोड़ा था, तो इसलिए मजबूरन आस्था को भी उनके साथ जाना पड़ा था और मन मन में वह अरमान को कोस रही थी कि इस राक्षस कुमार को क्या हमारा हाथ इतना कसकर पकड़ना जरूरी है, मानो कि हम इसे छोड़कर कहीं भाग रहे हैं। जिस दिन हम यहाँ से भागेंगे कान्हा जी, देखिएगा ये हमें ढूंढते रह जाएगा, लेकिन हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हुआ मन में बड़बड़ाते हुए आस्था अरमान के साथ जाने लगी थी। तभी उसका सामना मेंशन में घुसते ही नानी माँ से हो गया था। नानी माँ भी उस वक्त के लिए साइड हट गई थी, क्योंकि इस वक्त अरमान का पहले बेड पर लेटना जरूरी था। उसके बाद वह दोनों नानी माँ के कमरे में जाकर बातें करने वाली थी।
क्योंकि चारों तरफ हॉल में हर जगह CCTV लगे हुए थे। केवल नानी माँ का कमरा ही सेफ था, तो इसलिए वह अब नानी माँ के कमरे में ही एक दूसरे से बातें करने वाली थी। वह दोनों अब आस्था जैसे ही वहां गई, उसने देखा नानी माँ इस वक्त अपनी पूजा अर्चना कर रही थी। आस्था तुरंत थोड़ा सा साइड में होकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह पहले नानी माँ को उनकी पूजा कंप्लीट करने देना चाहते थी। तब जल्दी आरती की थाली नानी माँ ने जल्दी आस्था के आगे कर दी थी और आस्था को आरती दे दी थी और कहने लगती कि मेरी बेटी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, बस मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ हो। ऐसा कहकर नानी माँ आस्था को आशीर्वाद देने लगी। तब आस्था बोलती है, नानी माँ आप कान्हा जी से कुछ और मांग लीजिए, शायद वह आपको मिल सकता है, लेकिन हमारी खुशियाँ तो आप भूल ही जाए। ऐसे कहते हुए आस्था मायूस सी बेड पर बैठ गई थी। तब नानी माँ उसके पास आई और प्यार से हाथ पकड़कर बोलती, बेटी ऐसे क्यों कह रही हो, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो। तब आस्था ने आज जिस तरह से अरमान ने अस्पताल में उसे किस किया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसे इग्नोर करने पर उसने उसके साथ बदसलूकी की, तो ये बात जल्द ही आस्था ने अपनी नानी माँ से बता दी थी। क्योंकि आस्था की शुरू से ही आदत थी, वह कभी भी कोई भी बात अपनी नानी माँ से नहीं छुपाया करती थी और वह सारी बातें जो भी उसके मन में होती थी वह अपनी नानी माँ से कह दिया करती थी। वैसे भी दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी न किसी की जिंदगी में कैसा इंसान जरूर होना चाहिए जिससे दिल खोलकर अपने दिल के सारे बातें कर ले जाए, क्योंकि अगर मन की बातें मन के अंदर रहेगी तो इंसान बेहद कमजोर हो जाता है और अंदर अंदर घुटता रहता है। सॉरी ज्यादा बकवास के लिए। वेल अब कहानी में आगे बढ़ते। नानी माँ ने आस्था की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और बोलती, बेटा तू मेरी बात सुन, तू एक काम करिए, उसके बर्ताव नोटिस करिए, वह कब गुस्सा हो जाता है, कब कैसा बर्ताव करता है, और यह चेक कीजिए कि उसकी आंखें कैसी कैसी किस टाइम पर रहती है। जब नानी माँ ने ये बोला आस्था हैरान थी। वो सोचने लगी कि नानी माँ को अब मिस्टर खडूस सिंघानिया की आंखों का कलर जानकर क्या करना है, लेकिन फिलहाल के लिए उसने वह बोल दिया था, ठीक है नानी माँ, जो कुछ भी वह बोलेगा या करेगा उसकी आंखों का कलर कैसा होगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए मैं उनके पास जा रही हूँ, क्योंकि अगर उन्हें होश आ गया और मुझे अपने सामने नहीं पाए तो वह फिर से तूफान खड़ा कर सकते हैं। ऐसा बोलकर आस्था वहां जाने लगी थी और साथ ही साथ उसने राजेश से दादाजी को फोन करवा दिया था ताकि वह रश्मि के हाल चाल ले सके। वही दादाजी सब और आकाश आह्वान, अब वह केवल तीनों ही वहां बचे थे और वह तीनों ही अब रश्मि के होश में आने का इंतजार करने लगे थे। और केवल कुछ देर बाद रश्मि को थोड़ी देर के लिए होश आ गया था। ये बात डॉक्टर ने जैसे ही बाहर आकर बताए, आकाश ने सुकून की सांस ली थी। लेकिन तभी दादाजी आस्था से मिलना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने जैसे ही डॉक्टर से इस बात की रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने उन्हें हाँ कर दिया था। वैसे भी वह बुजुर्ग थे और कब से वहां बैठे बैठे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो डॉक्टर को उन पर तरस आया था, इसलिए उन्होंने दादाजी को रश्मि से मिलवा दिया था। रश्मि केवल देखते रही थी, वह हल्का सा मुस्कुराने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल वह एक बार फिर गहरी नींद में सो गई थी। वही आकाश केवल दूर से रश्मि को देख रहा था, उसके हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसकी आंखों के सामने जा सके। आहान ने आस्था को बता दिया था कि रश्मि दीदी को होश आ गया है, अभी वह थोड़ा ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली उन्हें अब कल सुबह ही आ पाएगा, तो रात के लिए हम यहीं रुक जाएंगे, लेकिन दादाजी को हम घर भेज रहे हैं। तब दादाजी बोलते, बेटा मुझे लगता है तू भी मेरे साथ घर चल, यहाँ पर आकाश तो है, वैसे भी इतने सारे लोग यहाँ रुककर क्या करेंगे, और ज्यादा लोगों को अस्पताल में रुकना ठीक नहीं है। तब दादाजी की बात मानकर आहान वहां से जाने लगता है, क्योंकि ध्रुव जब भी कोई सर्जरी कंप्लीट करता था उसके बाद उसे नींद की बहुत जरूरत होती थी, वरना वह खुद को ना तो फ्रेश फील कर पाता था और नहीं वह ठीक हो पाता था। तो इसलिए ध्रुव उस वक्त अस्पताल का वेब रूम में आराम कर रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। वहीं
आकाश एक पल के लिए भी रश्मि के वार्ड से नहीं हटता। कुछ देर बाद जब रश्मि ने थोड़ा सा स्टेबल हुई, बेहोशी की हालत में ही उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और एक अलग से प्राइवेट रूम उसके लिए रिजॉर्ट किया गया था, जिसमें आकाश उसके साथ रुका था। वहीं दूसरी ओर सुमित सीधा राधिका के कमरे में जा पहुंचा था। राधिका के मुंह पर आज ऑक्सीजन मास्क भी नहीं लगे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि अब ये प्रॉपर्ली काफी हद तक ठीक हो चुकी है। कुछ देर तक सुमित खड़ा हुआ राधिका को देख रहा था। कई सालों से कोमा में पड़े रहने के कारण राधिका बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती इतनी से भी कम नहीं हुई थी। राधिका चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन सुमित ने शुरू से ही चांदनी को ही पसंद किया था। राधिका की ओर तो उसने कभी ध्यान से देखा भी नहीं था, लेकिन आज राधिका को वो बड़े ही ध्यान से देख रहा था। राधिका के खूबसूरत से होंठ, पतली सी नाक एकदम मिलकर मिल्की से गाल से बड़ा ही खूबसूरत बना रहे थे। कुछ पल सुमित उसे देखता रहा, लेकिन उसने अपना चेहरा कठोर कर लिया था और चिढ़ते हुए सोचने लगा था कि इस लड़की को मैं इतने ध्यान से क्यों देख रहा हूँ। ये लड़की मेरे प्यार से देखने के काबिल भी नहीं है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।